अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था हमने। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी है तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर कोई भी बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रोक ना ले। तो आज हम पढ़ेंगे मज़ीद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का सेकेंड लॉ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करे तो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, तो बॉडी में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन पैदा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का हमारे पास, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना भी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम फोर्स इंक्रीज करेंगे तो हमारे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। अगर फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और जो एक्सेलरेशन है जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके मास की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे जैसे हम मास को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर और मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन है। तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी कि जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, नेट फोर्स, उसके एक्सेलरेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और उसके मास की क्या है, एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसके मास की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कि जब जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम मास को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, ए प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम आ गया हमारे पास। क्या आ गया है, ए प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। अब हम इनमें से प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करेंगे, इक्वल की साइन लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम। ये क्या है, एफ ओवर एम। हमारे पास के क्या आ गया, वेयर के इज द where k is the k हमारे पास क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास है। हमने क्या किया है कि प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म किया है, साथ उसके क्या आ रहा है, हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है। अब हम इसको यूँ करते हैं कि f इधर आ गया है हमारे पास और m इधर आके साथ क्या हो गया है, मल्टीप्लाई गया f, ये m ये आ गया है। अब हम कहते हैं कि ये जो हम सपोज कर लेते हैं, लेट करते हैं कि k जो है हमारे पास वो 1 के इक्वल है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू m a आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू m a है। अब इसके यूनिट्स देखते हैं हम। फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। न्यूटन, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट्स न्यूटन होते हैं और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसी को लें कि 1 न्यूटन किसके बराबर हो रहा है हमारे पास, तो ये देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है, एफ, ये हमारे पास फोर्स है, ये क्या आ गया, इसके यूनिट क्या थे हमारे पास, न्यूटन थे, इसको एन लिख दिया हमने। ये एम क्या है हमारे पास, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, मास के क्या यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम होते हैं। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के क्या यूनिट होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन किसके बराबर हो जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे जो हम बात समझ आ रही है हमारे पास, हम न्यूटन की डेफिनेशन को निकाल सकते हैं कि 1 न्यूटन, ये क्या है हमारे पास,
1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। यानी कि 1 न्यूटन हमारे पास वो फोर्स है जो हम क्या कर सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं किस बॉडी में जिसका मैस कितना हो हमारे पास 1 किलोग्राम हो। यानी कि हमारे पास 1 न्यूटन की जो डेफिनेशन, जो फोर्स के यूनिट्स है, उसकी डेफिनेशन क्या बन गई है कि हमारे पास क्या हो 1 किलोग्राम मैस के अंदर हम कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें तो हमारे पास फोर्स कितनी होगी 1 न्यूटन होगी। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू द बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बॉडी में हमारे पास कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि एवरी एक्शन, हर एक एक्शन जो है हमारे पास देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। उसका हमेशा क्या होता है इक्वल बट ऑपोजिट क्या होता है रिएक्शन होता है। यानी कि कोई भी बॉडी अगर कोई काम कर रही है, एक्शन कर रही है, किसी का एक्शन होता है तो उसका इक्वल क्या होता है रिएक्शन होता है। उतनी ही फोर्स के साथ हमारे पास क्या आता है इसका रिएक्शन आता है। लेट कर लें कि हमारे पास बॉडी ए है, हमारे पास यहाँ पे बॉडी ए है और यहाँ पे बॉडी हमारे पास क्या पड़ी है बी पड़ी हुई है हमारे पास बॉडी। अब ये क्या है कि बॉडी ए एक्शन कर रही है, इसके ऊपर वर्क कर रही है, ये हमारे पास एक्शन आ गया है हमारे पास। तो जो बी जो इसके रिजल्ट में हमारे पास बी क्या होगा, इसके रिजल्ट में हमारे पास बी बॉडी ए के ऊपर क्या देगी रिएक्शन देगी। हमारे पास क्या होगा रिएक्शन होगा हमारे पास इसका बी का। ये जो रिएक्शन होगा ये इक्वल होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा हमारे पास इक्वल होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक्शन की मैग्नीट्यूड के बराबर ही रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी ऑपोजिट होगी हमारे पास है ए बॉडी की निस्बत से। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास एक बैलून ले लें, हमारे पास एक बैलून ले लें, उसको फुला लें, इन्फ्लेट कर लें। अभी क्या होगा हमारे पास, अब उसको हम बैलून को पकड़ा हुआ है हमने, उसको छोड़ दें तो बैलून से क्या हो जाएगी हवा निकलना शुरू हो जाएगी और बैलून क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देगा। अब ये क्या है हमारे पास जो बैलून में जो हवा है या गैसेज हैं हमारे पास वो निकलना शुरू हो जाएंगी, वो एक्शन कर रही हैं और रिएक्शन के तौर पे बैलून क्या है आगे की तरफ या ऊपर की तरफ क्या है बढ़ रहा है। ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास रॉकेट है। रॉकेट जो है हमारे पास उसकी एक्शन और रिएक्शन की बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे ही रॉकेट बर्न होता है एक्सेस गैसेस क्या होती हैं नीचे की तरफ गिर रही होती हैं हमारे पास, और जबकि रॉकेट क्या होता है हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसके रिएक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। इसके अलावा हम फायर क्रैक्स करते हैं, ये हवा में जो उड़ते हैं ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या है हम नीचे आग लगा देते हैं, वो आग क्या होती है कि गैसेस जलती हैं हमारे पास, तो गैसेस के नतीजे में वो जो फायर क्रैकर है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये भी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।